तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 23 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का संग्रह मेरे पास है और 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 में आयोजित, जी हाँ, 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाता रियल मैड्रिड को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स समारोह में उनको वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था करंट का। 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इनका नाम है, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका सही नाम है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.5 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इनका नाम है ऐश्वर्या मिश्रा। जी हाँ, 2025 में ऐश्वर्या मिश्रा ने अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को मात्र 51.5 सेकंड में पूरा कर लिया है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए आया था, घनत्व का एसआई मात्रक पूछा था। तो इसका एसआई मात्रक आपको सभी लोगों को पता है, केजी प्रति मीटर क्यू होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, प्रेनकाइमा उत्तक का काम क्या होता है? देखिए प्रेनकाइमा उत्तक जो आप टिश्यूज जो देखते हैं ये पेड़ पौधों में देखते हैं प्रेनकाइमा, और इनका मुख्य रूप से काम होता है भोजन का भंडारण करना, ठीक है। भोजन का भंडारण ही इसका सही जवाब हो जाएगा, भोजन का भंडारण। एक क्वेश्चन था, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो देखिए हमारे फेफड़ों की बात की जाए तो इसमें 300 मिलियन मेरे प्यारे साथियों कोशिकाएं होती है हमारे फेफड़ों में, ठीक है। और इसमें और भी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझना होगा। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं हैं? तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ों के अंदर प्रत्येक नलिका होती है और पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनी कहा जाता है। और यही वाहिनी जो है अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब कितने मिलियन कोशिकाएं हैं? तो 300 मिलियन वायु कोशिकाएं हैं, वायु कोश हैं। और इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों को आदान प्रदान करने के लिए लगभग मेरे प्यारे साथियों 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध हो जाती है। तो 300 मिलियन वायु कोशिका यहाँ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, लाइसोसोम का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए बाहरी पदार्थ और पुरानी कोशिकाओं का पाचन करना ही लाइसोसोम का मुख्य काम होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, नर प्रजनन तंत्र में नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये शुक्राणु होती है। देखिए मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु यानी स्पर्म में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनका मुख्य काम क्या होता है? महिला जनन कोशिकाओं के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना, यही मुख्य काम होता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। एक क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए साल भर फूलों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और यही आवश्यक है, जिसपे मधुमक्खियां बैठ सकी, कीट बैठ सकें और मधुमक्खी का अच्छा से पालन हो सके। तो इसका सही जवाब आपको साल भर फूलों की संख्या को बढ़ाना सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो ओम मीटर इसका सही जवाब हो जाता। किसी विद्युत परिपथ मतलब किसी विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत के प्रवाह का विरोध करना या करने की क्षमता जो होती है वो मेरे प्यारे साथियों पता चलता है। और कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेशित जो है वो चलने लगते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस विधि का नाम है विद्युत अपघटन विधि। जी हाँ, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विधि है विद्युत अपघटन है।
एक क्वेश्चन आया था आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो देखिए आभासी और सीधी छवि बनने के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित करेगी? तो 45 डिग्री का एंगल से फेंकिएगा तो कोई भी वस्तु जो होगा वो सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित कर जाएगी। एक क्वेश्चन था विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहा जाता है। वेग क्या है? तो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है। एक क्वेश्चन आया था, गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए साबुन सफाई के लिए मिसेल का निर्माण करता है, इसीलिए गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल इसका सही जवाब हो जाता। डेसिबल इसका सही जवाब हो जाता। मेरे प्यारे साथियों ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और वायु में इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन में उत्तराखंड थे। तो 9 नवंबर 2025 को 25वां राज्य की स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य उत्तराखंड हो जाता ऑप्शन में। अब उत्तराखंड की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसका गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। किससे अलग हुआ है मेरे प्यारे साथियों? तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 27वां राज्य बना था। क्रम से अगर चलिएगा तो 27वां राज्य बना था। हालांकि शुरू में इसका नाम जो था वो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया, तो वर्तमान में नाम उत्तराखंड ही है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति विधेयक की समीक्षा की गई? तो देखिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन में था जो कि सही है। एक क्वेश्चन क्या था, एचआईवी संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है कि संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस या एंटीबॉडी का पता चलने वाला जो समय होता है उसी को विंडो पीरियड टाइम कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें निरीक्षण किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। जो एंटीबॉडीज़ कम होते हैं तो जांच से भी नहीं पता चल पाते हैं, जिसके कारण डॉक्टर उनको 45 दिन का समय देते हैं कि इतने दिन में एक बार और आकर के जांच करा लीजिए और तब तक उस मरीज पर निगरानी रखा जाता है, ठीक है। तो संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस या एंटीबॉडी का पता चलने वाला जो समय होता है उसी समय को हम लोग विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए अणुओं की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है क्या? तो दिया गया जो भी द्रव्यमान संख्या है उसको और परमाणु द्रव्यमान संख्या से भाग दे दीजिए। तो यहाँ 24 है दिया गया और 12 परमाणु द्रव्यमान है, तो इसको भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर 2 हो जाता, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी संयोजकता कितनी होती है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है ये पूछा था। तो देखिए इसकी संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, एक पौधों के तने या जड़ का घेरा कारण से बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल मैरिस्मेटिक्स होती है जिसके कारण से मेरे प्यारे साथियों पौधों के तने और जड़ का घेरा बढ़ता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था स्तनधारी जानवरों में, जी हाँ, स्तनधारी जानवरों में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए 4 कक्षीय हृदय वाले स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी वर्ग के जानवरों का कितने कक्ष होते हैं? तो 4 हृदय कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलंद होता है और 2 निलय होता है।
अगर वहीं मछलियों की बात मेरे प्यारे साथियों की जाए, तो मछलियों की बात की जाए तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, 1 अलिंद और 1 निलय होता है। घड़ियाल के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसके 100% एक्यूरेट ऑप्शंस भी मेरे पास मिले थे। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? क्या वो बिल्लियाँ हैं? क्या वो कंगारू हैं? क्या वो चमगादड़ हैं? क्या वो चूहा है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे अल्पमत विकसित बच्चों को जन्म देने वाली जो जीव है उसका नाम कंगारू है। क्या नाम है? कंगारू। ठीक है, कंगारू यहाँ पे सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए आया था, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो देखिए पक्षी हो जाएगा। पक्षी वर्ग के जितने भी प्राणी होंगे उन सबके खून जो होंगे, रक्त जो होंगे वो गर्म होंगे। यानी गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और इन्हें इसीलिए समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा। देखिए एक क्वेश्चन आए थे जिसके 100% एक्यूरेट ऑप्शंस थे। निम्नलिखित में से कौन-सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? क्या वो नेमेटोडा है? क्या वो पोरीफेरा है? क्या आर्थ्रोपोडा है? क्या मोलास्का है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा दिया था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों आज हमें इतना ही क्वेश्चंस मिल पाए थे लेकिन 100% एक्यूरेट क्वेश्चन यही पूछे गए थे, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को बिलीव करना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।